Hello everyone. I have started important question and previous year questions of history chapter print culture and the modern world. So here is the question. In the previous video I have uploaded the very short answer type of questions, and in this session short answer and the long answer I am going to deal with. Okay. So how had earliest printing technology developed in the world? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि हाउ हैड अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, कि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो कैसे डेवलप किया था वर्ल्ड में, वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि ये जो प्रीवियस टाइप ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी था दैट वाज बेस्ड ऑन वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड हैंड प्रिंटिंग वो होता था, एंड इट वाज डेवलप्ड इन द चाइना, जापान एंड कोरिया। पता है सबको? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप ये स्किप कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है भाई, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये वाला आप लिख सकते हो कि बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान। आपको पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी जापान गया था, इसको चाइना से कौन लेके गया था भाई? तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ले गए थे, ठीक है भाई। इट वॉज मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर हु ब्रॉट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक फ्रॉम चाइना टू इटली। और आपको ये भी पता है कि चाइना से जो मार्को पोलो चाइना आया हुआ था, इटली का था, ये यूरोपियन था, ये यहाँ पे 10-12 साल रहा था, और जब वापस गया तो अपने साथ ये प्रिंटिंग नॉलेज को लेके गया इटली में। और आपको पता है फिर इटली से पूरे यूरोप में, अदर पार्ट ऑफ यूरोप में ये टेक्नोलॉजी फेमस हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। देखो भाई, इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे गए हैं। ओके। सो हु वाज द मार्को पोलो, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना भाई कि मार्को पोलो कौन था। आपको इस पे कम से कम आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आना चाहिए। आपको मार्को पोलो पे एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, although this question has not been asked in the board exam, but the chances is there। आपके एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा कि मार्को पोलो के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख लोगे। तो व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था प्रिंट कल्चर में? तो सीधी सी बात है भाई, जो चाइना में टेक्नोलॉजी था उसको वो इटली में इंट्रोड्यूस किया, तो ये एक इसका कंट्रीब्यूशन ही था। 1295 में वो चाइना से इटली जाता है और हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, देर आर सम अदर कंट्रीब्यूशन to the print culture. Earliest kind of wood printing technology was developed in China. Marco Polo brought the knowledge, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है भाई। और आपको पता है कि जैसे ही इटली में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, इटालियन बिगैन टू प्रोड्यूस बुक्स विद द वुडन ब्लॉक्स एंड soon दिस टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। और वहाँ पे लोगों ने बुक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और इससे पूरे यूरोप में इसकी डिमांड बढ़ने लगी, और पूरे यूरोप में टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, वाइडली यूज़ होने लगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो का कंट्रीब्यूशन था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 3 रीज़न फेवरिंग शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग इन चाइना। सीधी सी बात है, जो पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी अब मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगी थी। इसके 3 कारण आपको रीज़न बताने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और जो हैंड प्रिंटिंग था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, लेबोरियस होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। तो इस वजह से अब ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि लोगों को मैकेनिकल होना पड़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये आप लोग देख लेना। हाउ हैड इंपेरियल स्टेट इन चाइना बिन मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको बताया ही था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया। तो इंपीरियल स्टेट जो चाइना था वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था प्रिंटेड मटेरियल। इसका मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। वहाँ पे क्या था? एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, गॉट इट, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। एंड इन दिस सिस्टम civil servants were selected and recruited through the examination system। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए इनको स्टडी मटेरियल चाहिए, और उसके लिए प्रिंट कौन कराएगा? चाइना का जो इंपीरियल स्टेट था वो प्रिंट कराता था, ठीक है भाई, वो स्पॉन्सर करता था, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट,
इस टाइम पे एक और बात थी भाई कि इंक्रीज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, उस टाइम पे ट्रेड भी बढ़ रहा था। लोग क्या कर रहे थे, जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, जिसको व्यापारी बोलते हैं, उन्होंने भी ट्रेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए प्रिंट की डिमांड करना स्टार्ट किया। उनको भी प्रिंटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। तो एक तो ये भी था कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी इसकी डिमांड बढ़ गई थी, और दूसरा, पहला जो रीज़न था कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था भाई, एग्ज़ाम कराना पड़ता था। ओके। और एक और बात थी वहाँ पे कि अब लोग धीरे धीरे फिक्शंस, ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री वगैरह भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादातर प्रिंटिंग मटेरियल बहुत टाइम तक चाइना प्रोड्यूसर रहा, लीडिंग प्रोड्यूसर रहा। ठीक है भाई, ओके। आप इसमें से कोई 3 पॉइंट ऐड कर लेना, फर्स्ट इनिशियल वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which 3 ways did printed books at the first closely resemble the written manuscripts? देखो ये बोल रहा है कि देखो भाई, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करना, हमने प्रिंट को स्टार्ट करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, जो हाथों से लिखे जाते थे, उसके जैसा ही था, सिमिलर लगता था, क्लोजली रिजेंबल था, मिलता जुलता था। ऐसा क्या वजह था कि जो प्रिंटेड था और वो मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखते थे, जो प्रिंट करके लिखते थे, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे या क्या सिमिलैरिटी थी, ये पूछ रहा है। या स्टार्टिंग में क्यों इतना ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल थे, दोनों में मैच, मतलब सिमिलैरिटी ज़्यादा थी। तो रीज़न ये था भाई, देखो इसका कारण ये है कि मेटल लेटर्स इमिटेट द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल, क्योंकि जो मेटल लेटर होते थे वो भी हैंड रिटन स्टाइल को ही इमिटेट करते थे। मतलब कि जैसे हैंड राइटिंग स्टाइल होता है, वैसे ही मेटल लेटर भी बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, एंड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, और जो बॉर्डर होते थे बुक्स के, प्रिंटेड बुक के, वो भी हाथों से ही बनाए जाते थे। समझ गए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। स्टार्टिंग में जो प्रिंटेड बुक भी होते थे, वो भी ऐसे लगता था जैसे मैन्युस्क्रिप्ट जैसा ही है, क्योंकि उसमें जो बॉर्डर हो गए, जो डिज़ाइन हो गए, ये सब लोग हाथों से ही बनाते थे। ठीक है। सिर्फ प्रिंट क्या होता था, तो जो लेटर होते थे वो प्रिंट होते थे। गॉट इट। तो दिस इज द रीज़न कि इसमें ये सिमिलैरिटी थी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबिल। देखो आपको पता है गटेनबर्ग ने इसका इन्वेंशन किया था, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का, और उन्होंने सबसे पहले बाइबल प्रिंट करा था। तो पूछ रहा है कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। तो अगर देख लो, अगर जानना चाहो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज मार्टिन लूथर इन फेवर ऑफ प्रिंट। आपको पता है मार्टिन लूथर फेवर थे प्रिंट के, एंड आपको इसका रीज़न बताना है कि क्यों ऐसा था। तो देखो भाई, आपको पता है मार्टिन लूथर को जो फेम मिला था, नेम एंड फेम मिला था, जो पॉपुलैरिटी मिली थी, वो प्रिंट के वजह से ही मिली थी। और इसी वजह से वो उनका डिमांड, उन्होंने फेवर किया था प्रिंटेड को। उन्होंने एक बुक लिखा था 95 थीसिस, और इस बुक में आपको पता ही है कि ही क्रिटिसाइज द मेनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो कंजर्वेटिव होते थे कैथोलिक चर्च वाले, या जो चर्च अथॉरिटी थी, उसके अगेंस्ट उनके जो भी प्रैक्टिसेस होते थे, एविल्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे ये। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन द वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। और इनकी ये जो 95 थीसिस बुक थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, बेस्ट सेलर कह सकते हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, और इनकी किताबों को पढ़ पढ़ के लोगों के अंदर आइडियाज़ आने लगे, और उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उसके अगेंस्ट जाना, उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और उस चर्च अथॉरिटी के अगेंस्ट जिसने प्रोटेस्ट किया, उसी को बोला गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। समझ में आया। और ये किसने स्टार्ट किया था, मार्टिन लूथर ने। तो ये मार्टिन लूथर से एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मिशनरीज क्या था भाई, कि इंडिया में प्रेस ग्रोथ हो गया, या ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंडिया। इसका मेन रीज़न क्या था, आपको पता है, इंडिया में गोवा में सबसे पहले जो फॉरेनर थे, आउटसाइडर थे, उन्होंने ही प्रेस इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे किया था, पोर्टुगीज़ जो मिशनरीज थे वो गोवा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। क्यों लाए थे भाई, क्योंकि उनको, ये लोग मिशनरीज थे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था, इसके लिए बुक बाइबल प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए इनको प्रिंटिंग प्रेस चाहिए। तो दैट्स द रीज़न कि ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ओके। नेक्स्ट, ये जिसे प्रिस्ट जो होते हैं, वहाँ के जो पोप वगैरह होते हैं, सेंट होते हैं, यहाँ आके इंडिया में आने के बाद कोंकणी लैंग्वेज को सीखा। पता है आपको, गोवा में, स्पेशली गोवा वाला जो रीजन है, आपको पता है, इधर महाराष्ट्र गोवा, इधर कोंकणी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, ओके।
तो गोवा वाले रीजन में कोंकणी लैंग्वेज पहले इन्होंने सीखा और फिर उसके बाद इन्होंने 1976 में 50 बुक को प्रिंट करवाया कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में। समझ में आया? तो दिस इज़ द वे कि प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में प्रिंट कल्चर डेवलप होना स्टार्ट किया। उससे पहले हमारे इंडिया में प्रिंटिंग मशीन वगैरह था ही नहीं। क्या था? तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथों से लिखे जाते थे, स्क्राइबर होते थे, ठीक है, कैलीग्राफर होते थे इंडिया में उससे पहले। कैथोलिक प्रिस्ट भी आए इंडिया में भाई। वो जैसे अगर प्रोटेस्टेंट आ रहे हैं तो कैथोलिक भी आएंगे। वो कम क्यों रहेंगे? वो तमिलनाडु में अपना स्प्रेड करना स्टार्ट किया क्रिश्चियनिटी को। तमिल बुक, तमिल लैंग्वेज को सीखा और फिर वहाँ पे तमिल में, मलयालम बुक में प्रिंट किया इन्होंने बुक वगैरह को, ठीक है। इसके बाद डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी भी आते हैं, डच वाले भी आते हैं। ये भी अपने तमिल में अपने टेक्स्ट को प्रिंट किया और फिर स्प्रेड किया, ठीक है। वहाँ के जो भी ट्रेडिशनल बुक होती थी उसको ट्रांसलेशन किया। यानी कि सीधा सा मतलब था कि मिशनरीज इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए और प्रिंट कल्चर भी लाने का क्रेडिट उनको ही जाता है, ठीक है भाई। तो ये यूपीएससी सिविल वगैरह में, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस किया? तो पोर्टुगीज ने किया, ठीक है, ओके। व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? मैंने पहले ही बताया कि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया, रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते थे वो। उन्होंने एक बुक भी लिखा 95 थीसिस। और उसके बाद सोसाइटी में जो क्रिश्चियनिटी था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक को प्रोटेस्टेंट बोला गया, एक को कैथोलिक बोला गया, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल ओवर द पब्लिशर एंड बुक सेलर? सीधी सी बात है भाई, ये रोमन जो कैथोलिक वाले थे वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्यों इम्पोज कर दिया कंट्रोल पब्लिशर और बुक सेलर पे? सीधी सी बात है, मार्टिन लूथर ने सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन ला दिया था, वो रिफॉर्म करने की बात करते थे। कैथोलिक चर्च जो था उस पे उसको टॉन्ट करते, उसको क्रिटिसाइज करते। तो लोग जो भी होते, लोकल लोग, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बाइबल को, रिचुअल ट्रेडिशंस को री इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया अपने अकॉर्डिंग से। इन्होंने जो भी लोग होते हैं वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उससे उनको बुरा तो लगेगा ही और कंट्रोल तो करेंगे। इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि जो मिनाशियो था, मिनाशियो एक मिलर था, एक मिल ऑनर था इटली में, और उसने कुछ किताबें पढ़ने के बाद वो री इंटरप्रेट किया मैसेज ऑफ बाइबल। जो भी मैसेज बाइबल की मैसेज होती है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया और एक अपना व्यू, उसने भगवान का एक अपना कॉन्सेप्ट दिया कि भगवान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और भगवान का जो क्रिएशन है वो कैसा, मतलब भगवान का इसका अपना ही व्यू था भगवान को लेके। बुक को पढ़ने के बाद इसके अंदर अपने कुछ आइडियाज़ आए और उसने अपनी बुक लिखना। जैसे ओशो का नाम सुना है आपने, बहुत सारे धर्म की किताबें पढ़ी उन्होंने और उन्होंने एक अपना फिलॉसफी दिया, एक अपना थियरी दिया, ठीक है। सभी धर्मों को उन्होंने टॉन्ट किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है, ओके। ओके तो ये ऐसा पर्सनालिटी था, ऐसा पर्सन था कि इसको बाद में हॉल भी किया गया। हॉल अप करने का मतलब कि इनको 2 बार देश से बाहर भी निकाला गया, ठीक है, और लास्ट में इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो क्यों, इसका मेन कारण क्या था, ये क्यों ऐसा करना चाहते थे? तो सीधा सा मकसद है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स, impose severe control over the publisher and bookseller, started maintaining an index of prohibited book। और इसका मेन पर्पज़ यही था, इमर्जेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑल्सो इन्फ्यूरिएटेड देम। जो ये जो कैथोलिक थे इनको गुस्सा आ गया इमर्जेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से, समझ रहे हैं, और ये कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट, और इतना ज़्यादा कि इन्होंने एक इंडेक्स बना लिया था प्रोहिबिटेड बुक की। 50-58 के साइड में टाइम पे इन्होंने एक प्रोहिबिटेड बुक, एक लिस्ट बना दी थी कि ये जो बुक है ये प्रोहिबिटेड है, बैन है वो, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, किसी कोई सा स्कूल है उसमें ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है भाई, ओके। तो हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर? आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद एक नया कल्चर डेवलप हो गया था। वो कल्चर कौन सा था भाई? रीडिंग कल्चर। इससे पहले आपको पता है सोसाइटी में कौन सा कल्चर था? तो इससे पहले जो कल्चर था वो था हियरिंग या लिसनिंग कल्चर। अब रीडिंग कल्चर चलना स्टार्ट हो गया। और पता है आज के टाइम पे एक विजुअल कल्चर चल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल समझो कि पहले के टाइम पे दादा दादियाँ कहानी सुनाया करते थे, बच्चे कहानी सुनते थे, और ये जो मिडिल एज आ रहा है इस टाइम पे आप देख रहे हो कि लोग खुद पढ़ना पसंद करते हैं। नॉवेल पढ़ना स्टार्ट किया, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया, पोइट्री पढ़ना स्टार्ट किया।
और पहले के टाइम पे सुनाए जाती थी चीज़ों को, और आज के टाइम पे लोग देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह विजुअल कल्चर आ गया है, ठीक है। एनीवे, अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू, कैसे ऐसा कैसे हो गया कि रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया यूरोप में। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, 60 to 80% हो गया, लोग अब पढ़ना सीख गए थे, ठीक है। स्कूल चारों तरफ यूरोप में फैल गया था, ठीक है भाई। बस लोगों के अंदर एक रीडिंग मैनिया हो गया, पढ़ने की लत लग गई, ठीक है। और सोसाइटी में न्यू फॉर्म ऑफ द लिटरेचर आ गए थे, नए नए तरीके के लिटरेचर आ रहे थे, जैसे कॉमेडी भी आना, ठीक है, स्टोरी भी आ जाना, ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी आ गए थे, बैलाड्स आ गए थे, सॉरी स्टोरी, फिक्शन, साइंटिफिक, जो फिलोसफी वगैरह होती थी वो भी लिखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे न्यूटन के कुछ थियरीज थे, उन्होंने भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो बहुत टाइप की वेराइटीज़ आ गई थी सोसाइटी में। जैसे आज के टाइम पे देखो, मूवी देखने के बड़ी वेब सीरीज़ आ गई हैं, लोगों को लत लगी पड़ी है वेब सीरीज़, ठीक है। ऐसे ही आप देख रहे हो बिग बॉस आता है, पता नहीं कितने सारे, अमेजॉन प्राइम, ये वो बहुत सारी हैं, है ना। तो वैसे ही उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म डेवलप हो गए थे, ठीक है, ओके। एनीवे, जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या हो गया था। जैसे चैप बुक आने लगे थे मार्केट में, लो भाई, चैपमैन इसको बेचते थे। बिब्लियोथिक ब्लू फ्रांस में प्रिंट होने लगा था, लोगों के पास अवेलेबल है, सस्ती किताबें होती थी, थोड़े पुअर क्वालिटी में, बस लोगों के पास मैटर, जैसे आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है। 200 समथिंग रुपीज़ का रिचार्ज कराओ, 1 महीने देखते रहो आप लोग, है ना। कोई भी मूवी सुनो, कुकू एफएम पे कुछ सुन सकते हो, ठीक है, कुछ देख सकते हो। वैसे उस टाइम पे बहुत से ऐसे सस्ती चीज़ें ईजाद होनी स्टार्ट हो गई थी, ओके, समझ में आया। इसके बाद पीरियोडिक प्रेस स्टार्ट हो गए थे, पीरियोडिक प्रेस वगैरह बनने, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, जो मंथली, वीकली ऐसे आते थे कुछ मैगजीन्स वगैरह, तो लोग उसको यूज़ करते थे। जैसे आज के टाइम पे वेब सीरीज़ आती हैं, 1 साल में एक सीरीज आएगी, है ना, ओके। एनीवे, तो दिस इज़ द वे कि प्रिंट कल्चर डेवलप्ड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी हिस्टोरियन आर्ग्यू दैट द कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो भाई, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत से हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के पीछे का कारण प्रिंट कल्चर है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के बाद जो आइडियाज़ थे इनलाइटेड थिंकर्स की, फॉर एग्जांपल वोल्टायर्स, रूसो, इन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल बातें लिखी, इन्होंने चर्च की अथॉरिटी को अटैक किया, इन्होंने इंस्पायर किया रेवोल्यूशनरीज़ को, जो किंग था, मोनार्स था, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको रीजनली रैशनली गलत प्रूफ किया। तो लोग इससे इंस्पायर होने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पे, समझ गए। तो प्रिंट का बहुत ही बड़ा रोल था वहाँ पे, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, हाउ हैड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग द चिल्ड्रेन, वीमेन एंड वर्कर इंक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पे हेडिंग हो, जैसे चिल्ड्रेन, वीमेन और वर्कर वाला, ये सब हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हुआ कि नए रीडर बढ़ गए थे, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए थे, पढ़ने वालों की जो संख्या थी, नंबर थी, वो बढ़ गई थी। तो देखो भाई, पहला रीज़न ये है कि बच्चों, जो चिल्ड्रेन थे वो पढ़ने लगे थे। क्यों पढ़ने लगे थे भाई? क्योंकि स्कूल ओपन होने लगे थे रूरल एरियाज़ में, और जब रूरल एरियाज़ में स्कूल ओपन हो गए, वो भी फ्री एंड कंपलसरी भी हो गया था, तो फिर बच्चे पढ़ने लगे। जब उनको लिखने पढ़ने आ गया तो बस नंबर ऑफ़ रीडर्स बढ़ गए थे बच्चे। वीमेंस, जो पहले सोसाइटी में वीमेंस को पढ़ने का राइट नहीं था, वो भी पढ़ने लगी थी। वर्कर भी पढ़ने लगे थे। अब आपको बस एग्जाम्पल दे देना है इसका कि वर्कर में कौन था। तो चिल्ड्रन के लिए क्या था, चिल्ड्रन प्रेस ओपन हो गए थे सोसाइटी में, जिसमें कोई भी वल्गर चीज़ें ऐड नहीं होती थी, ठीक है। बच्चों के लिए स्पेशल फेरी टेल्स लिखे जाते थे, ठीक है, ओके, फोक टेल्स लिखे जाते थे। इवन आपको पता है, बच्चों के लिए ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, ये स्पेशली गाँव में जाते, रूरल एरियाज़ में जाते, वहाँ से गैदर करते थे फोक टेल्स, फोक लोर्स, ठीक है, और वो फिर प्रिंट करके पब्लिश करते थे, गॉट इट। वीमेन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ रीडर, क्योंकि वो घर में रहते रहते उनके लिए मैनुअल्स आने लगे थे, पेनी मैगजीन्स उनके लिए आने लगे थे भाई, ठीक है, और ये सस्ती होती थी, स्पेशली वीमेन बेस्ड होती थी, ओके। तो दिस इज़ द वे कि इन तीनों में
सबसे ज़्यादा रीडर्स बड़े थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3 कारण बता दो कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेंशन क्यों हो रहे थे। सीधी सी बात है भाई। पहली बात ये कि जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड थी वो अब हैंड प्रिंटिंग उसको डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट, जो कॉपी करना होता था पहले हैंड प्रिंटिंग हाथों से, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम टेकिंग था, ठीक है। और जो हाथों से लिखे जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल भी था, इट यूज टू बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। तो दिज आर द रीज़न कि हमें अब टेक्नोलॉजी में नए नए ईजाद करने पड़े थे, इन्वेंशन करने पड़े थे। नेक्स्ट, हाउ डिड प्रिंटर्स मैनेज टू अट्रैक्ट द पीपल लार्जली लिटरेट इलिटरेट टूवर्ड द प्रिंटेड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि हाईलाइट एनी 3 सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ हियरिंग कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप समझ लो बस, अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन समझ लो, आंसर कर लो, दैट्स इट। देखो कह रहा है कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस बताइए, 3 कारण बताइए जिससे कि हियरिंग कल्चर और रीडिंग कल्चर दोनों इंटरमिंगल हो गया था, आपस में मिल गए थे, ठीक है। तो कैसे था भाई, ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस था? तो पहला रीज़न ये था, ऐसे समझो कि जो पहले के लोग थे, जो पॉपुलर बैलाड्स होती थी, जो नैरेटिव सॉन्ग होते थे जिसको लोग गाते गा गा के कोई स्टोरी नैरेट करते थे इन अ पोएटिक फॉर्म, ठीक है, बैलाड्स, फोक टेल्स थे। अब ये जो पहले लोग सुना करते थे, अब लोग इसको प्रिंट करने लगे, और प्रिंट करने के बाद जो भी, और प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट के साथ साथ वो पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन भी करते कि अगर वो सिर्फ पिक्चर्स है तो कोई अनपढ़ भी होगा, जो इलिटरेट भी होगा, उसको भी समझ में आएगा पिक्टोरियल फॉर्म में। गॉट इट। तो पहला तो ये एक सर्कमस्टांस था। दूसरी बात ये थी कि दिस बुक्स वर रिसाइटेड एंड संग एट द विलेज गैदरिंग। और बाय द वे, अगर जिसको पढ़ने भी नहीं आता तो ये जो किताबें छपती थी, जिसको पढ़ने आता था वो उसको गा गा के, घूम घूम के उसको सुनाता था, रिसाइट करता था, और उसको गाता भी था, विलेज विलेज घूम घूम के, समझ रहे हैं। ओके। एंड इवन जब भी टाउन में एक बैठक होती है, एक बैठका लगता है शहरों में, उसको टैवर्न बोलते हैं। और जिस पर्सन को पढ़ने आता था ये सब, वो बैठ के 4-5 लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग सुनते थे। एक पढ़ता था, 2-4-5 लोग सुनते थे। समझ गए आप? तो देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। ओके गुड। तो दिस इज़ द वे हुवर इलिटरेट कुड एंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स, और जिसको पढ़ने आता था वो पढ़ के सुना भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड प्रिंटर्स मैनेज टू अटैक द पीपल लार्जली इलिटरेट टुवर्ड द प्रिंट। सेम क्वेश्चन है, आई हैव डिस्कस्ड। ओके, अंडरस्टैंड व्हाई डिड एटीट्यूड ऑफ colonial गवर्नमेंट टुवर्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज आफ्टर द रिवोल्ट। देखो भाई, 1857 से पहले ब्रिटिशर्स का कोई इंटेंशन नहीं था इंडिया में जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स है उसको कंट्रोल करने का। लेकिन 1857 के बाद ऐसा हुआ कि दे एडॉप्टेड टू कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसको रियलाइज़ हुआ कि अब हमें प्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण था भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो पहला रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होते थे, जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, दे बिकम नेशनलिस्ट। ये लोग अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फीलिंग्स को लिखते थे, देशभक्ति वाली बातें ज़्यादा लिखते थे, ठीक है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन टू एक्सरसाइज मेजर टू स्ट्रिंजेंट कंट्रोल, और इसके लिए ये लोग हार्श, कठोर कंट्रोल करने के लिए उपाय अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया 1878 में, ठीक है भाई। और ये इट वाज बेस्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। आयरलैंड में ये ऐसा पहले ही कर चुके थे इंग्लैंड वाले, ठीक है, ब्रिटेन वाले। ओके, तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने, रीज़न पूछ रहा है ये। तो गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट, देखो ये जो वर्नाकुलर जो एक्ट था, न्यूज़पेपर एक्ट था, इसका मेन पर्पस यही था टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस, कि उसको सेंसर करो, कंट्रोल करो, उसमें काट छाट करो। कोई भी रिपोर्टिंग एडिटोरियल प्रिंट होने से पहले इनको ब्रिटिशर्स को दिखाना पड़ता था कि देखो भाई हमारा ये न्यूज़पेपर है। अगर वो वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ देशी, बंगला हो गया,
पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती न्यूज़पेपर हो गए, उस पर ये लोग ऐसा नियम लगाए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और आपको ये भी पता है कि जो भी न्यूज़पेपर अगर इनकी बातों को नहीं मानता है और कोई भी प्रिंट करता है, और बाय द वे उसकी प्रिंटिंग मटेरियल को हमने सीडीसीएस डिक्लेयर कर दिया, और वार्निंग देने के बाद, वार्निंग करने के बाद अगर वो नहीं मानते हैं, तो उसके प्रेस मशीन जो भी होते थे वो पूरा प्रेस सीज कर लिया जाता, और उसकी पूरी भी प्रिंटिंग मशीनरी को कन्फिस्केट कर देते, उसको जब्त करके नीलामी ऑक्शन करके बेच देते थे। समझ गए? और जो एडिटर था वो उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता, और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, वही सेम क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सेम मैंने आपको वही बात बताई कि इट गिव्स एक्सटेंसिव राइट टू द सेंसर रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड ऑल। ठीक है, जो भी मटेरियल था उसको ये क्या करता है भाई, राइट देता है ब्रिटिशर्स को कि आप इसको सेंसर कर पाएँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, provide evidence to support the claim that the print culture had a significant impact on the social life। क्या इसका कोई सोसाइटी पे, सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट था, स्पेशली वीमेन के लिए? ऑफ कोर्स था भाई, मैंने क्लास में भी बताया था कि हाँ इसका इम्पैक्ट था। ठीक है, वीमेंस के लिए प्रिंट कल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। ठीक है, ओके। कैसे था भाई? आपको पता है कि वीमेंस जो थी, स्पेशली जो ओप्रेस वीमेन थी, दे बिगैन स्टडी एंड रीड द बुक। किचन में पढ़ना छिप छिप के स्टार्ट कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आपको पता है बंगाल का जो पहला ऑटोबायोग्राफी था बंगाली में, फुल फ्लेज ऑटोबायोग्राफी, अमार जीवन। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, यू कैन से कि ये इट वाज इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ वीमेन। ठीक है भाई, गॉट इट। जैसे कोई मुस्लिम सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसमें एक वीमेन थी, उसको पढ़ने का राइट नहीं था, उर्दू सिर्फ इसलिए पढ़ने दिया जाता कि वो बस कुरान वगैरह पढ़ ले। ठीक है, बट वो लास्ट में, और भी फारसी उसको पढ़ने का राइट था, कुरान भी उसने उर्दू भी पढ़ना सीखा, उर्दू लिखना भी सीखा, उसको बैन था क्योंकि उर्दू में रोमांटिक चीज़ें, रोमांटिक स्टोरियाँ होती हैं। इससे लगता था मुस्लिम पीपल को कि ये लोग करप्ट हो जाएंगे, वीमेंस, और हिंदू लोग जो वीमेन है अगर पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो वो विडो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, या यू कैन से कि ऐसी अवधारणाएं, परसेप्शन बना हुआ था, और फाइनली यही हुआ कि वीमेन के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। जो लिबरल हस्बैंड थे वो लोग अपने घर में, जो लिबरल फादर थे वो अपने गर्ल्स को, अपने डॉटर्स को पढ़ने का परमिशन दिया नियर बाई टाउन एरियाज़ में ही। ठीक है भाई, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जो भी पढ़े लिखे थे लोग, एलिट क्लास के थे, जो सोसाइटी में एजुकेटेड थे, जिसके घर में प्रोफेसर वगैरह टाइप की जो लोग थे, स्कॉलर थे, उन्होंने अपने वाइफ को पढ़ने का परमिशन दिया था। तो धीरे धीरे इनकी सोसाइटी, इनके पढ़ने का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और उनको पढ़ने का परमिशन मिला। तो ऑफ कोर्स यू आर एग्री विद द स्टेटमेंट, और आप ये एग्जांपल दे देना। ठीक है भाई, ओके। राज सुंदरी देवी थी जिन्होंने पहला ऑटोबायोग्राफी लिखा। तो आप देखते रहिए, इसको रिवाइज कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।